एक ज़माना था जब कहते थे कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मिडिल क्लास के लोग एक सपना देखते थे कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छी जगह से पढ़ें और कुछ बड़ा अचीव करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है वैसे वैसे सिर्फ एक चीज़ बढ़ी है और वो है स्कूल और कॉलेज की फीस। आज के टाइम पे स्कूल वाले कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या लिखना है। जब फीस स्ट्रक्चर की बात आती है तो कुछ भी लिख देते हैं। नर्सरी के बच्चे की फीस में लिखते हैं 1.5 लाख एडमिशन फीस। जी हाँ, हज़ारों में बातें होनी बंद हो गई है। गया वो समय जब 300-400 रुपये की फ़ीस हुआ करती थी और उसमें बच्चे पढ़ लिया करते थे, और वो भी बहुत अच्छे स्कूलों में। आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप मंथली 40-50 हज़ार खर्च नहीं कर सकते हैं तो आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन पाने का जो हक है वो उनसे लगभग छीन लिया गया है। और ये कहानी सिर्फ स्कूलों की नहीं है, ये कहानी हर जगह है, भारत में हर जगह। स्कूलों की फीस साल की 4-5 लाख रुपये, MBBS करने जाओ आप 30-40 लाख रुपये, कुछ पता ही नहीं चलता है। MBA करने जाओ तो वहाँ भी फीस 30-35 लाख रुपये। जी हाँ, जैसे हमने बताया फीस जो है वो लाखों में होने लगी है। 100 और 1000 की कोई बात ही नहीं करता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। कोई मेन स्ट्रीम के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम नेता इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जिस बारे में कोई बात नहीं करता है लेकिन वो असल मुद्दे होते हैं तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे एजुकेशनल इन्फ्लेशन ने इंडिया की मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है और कैसे ये बढ़ती हुई फीस मिडिल क्लास को और नीचे घसीटते जा रही है और कैसे ये उनके बच्चों से एक अच्छे भविष्य का सपना दूर करती जा रही है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ हार्ड फैक्ट्स के साथ। आपका छोटा सा बच्चा सबसे पहले अपने प्ले स्कूल को स्टार्ट करता है। आज के टाइम पे अगर कोई डिसेंट प्ले स्कूल आप किसी सिटी में देखना चाह रहे हैं तो उसकी फीस आराम से आपकी एनुअल 1.5 से 2 लाख पहुंच जाती है, इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट कि आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे रहता है। उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो अपने स्टार्टिंग स्कूल में जाता है तो वहाँ भी आपका 2 से 3 लाख का खर्चा हो जाएगा। और अगर आप अच्छे जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, आजकल नया ट्रेंड आया है कि इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं, अगर आप वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आराम से साल का 5 से 6 लाख रुपए बेसिक फीस, उनकी ट्यूशन फ़ी और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है प्लस साल की एक्स्ट्रा फीस की, अब एनुअल डे आ गया है, अब ये डे आ गया, वो डे आ गया, तो उन सब चीज़ों को मिलाओ तो आराम से 5-6 लाख होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपका बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, सपोज करिए उसने 10th क्लास कंप्लीट की और अब जानते ही हैं कि कैसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ, तो बच्चों को जल्दी ही कोचिंग के रास्तों पे जाना पड़ता है। दे वांट टू डू समथिंग बिग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो उनको नीट या फिर JEE की कोचिंग करनी ही पड़ती है। और अगर वो कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो आप आराम से मान के चलिए आपके 11th-12th की फीस के साथ किताबों और कॉपी पेन के खर्चे से अलग आपको 2.5 से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे कोचिंग के लिए। लेकिन ये कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। और अगर आपके बच्चों को किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो मान के चलिए कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आराम से 10 से 15 लाख रुपए की फीस होगी। और इसमें भी अगर आपके बच्चे ने रास्ता थोड़ा दूसरा चुना, MBBS करने की कोशिश की, तो खर्चा इतना होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। एंड दिस डज नॉट एंड हियर। इसके बाद अगर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाते हैं तो उनकी फीस भी आज के टाइम पे आराम से 2 साल में 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो ही जाते हैं। मान लो आपने उसको स्किप कर भी दिया, आप किसी जॉब में चले गए, आपको 30-40 हज़ार की जॉब मिल गई और 2-3 साल बाद या 5 साल बाद आप सोचते हैं कि चलो एग्जीक्यूटिव MBA कर लेते हैं, 1 साल का कोई प्रोग्राम उठाते हैं और उसमें आप किसी अच्छे कॉलेज को उठाना चाहें तो आराम से आपका 30 से 35 लाख रुपये खत्म। इसमें आप सोचिए अगर किसी मिडिल क्लास इंडियन जिनकी एवरेज सैलरी होगी 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार, हो सकता है सैलरी ना हो, क्या पता उनकी दुकानें हो या कुछ भी, और वो ऑन एन एवरेज महीने का 40 से 50 से 60 हज़ार रुपये बना रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों के ड्रीम्स को परस्यू करना। कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं साल का 5-6 लाख का खर्चा अगर उनकी खुद की ही इनकम इस रेंज में आती है। तो अगर हम 2012 से 2022 के बीच की बात करें तो इन 10 सालों में हमारा जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो ऑन एन एवरेज 150% की रेट से बढ़ा है, एंड दैट इज़ ह्यूज। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मिडिल क्लास की जो इनकम है दैट हैज़ ओनली रेज्ड बाई 40 to 50%। और ये बातें हम खाली हवा में नहीं कर रहे हैं, ये बातें NSSO और ASSER की रिपोर्ट्स में है। ऑल दिस डेटा इज़ फ्रॉम कंक्रीट रिसोर्सेज। और इस एजुकेशनल इन्फ्लेशन ने पेरेंट्स को उस जगह पे खड़ा कर दिया कि अगर उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है तो उनका पूरा जीवन EMI भरते भरते कट जाएगा। पहले तो बेचारे होम लोन की EMI देते रहेंगे, उसके बाद जैसे तैसे बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो एजुकेशन लोन और ये सब पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की EMI देते रहेंगे। और ये सब स्टैट, ये बातें, ये नंबर्स सिर्फ एक बच्चे के लिए है। अगर आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सोच के देख सकते हैं कि आपको किस लेवल का खर्चा चाहिए उन 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फीस इतनी महंगी क्यों हो गई है। इससे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, तो हम ऐसे ही मोटे मोटे 5 कारणों की बात करने वाले हैं।
सबसे पहला, प्राइवेटाइजेशन विदाउट रेगुलेशन। दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज होते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी कोई भी फीस सेट कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। कोई भी गवर्निंग बॉडी उनसे ये सवाल नहीं करती है और ना ही कर सकती है कि आपने अपनी फीस इतनी रखी है तो क्यों रखी है। उनका जो मन करे वो उतनी फीस कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट कैप नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। और अगर पेरेंट प्रोटेस्ट करते भी हैं तो उनको जवाब दिया जाता है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं, आप जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं। रीज़न नंबर 2, ब्रांड ओवर वैल्यू। एसी क्लासरूम, इंटरनेशनल टाई अप, यूरोपियन टाई अप, अमेरिकन स्टाइल के करिकुलम, लेकिन टीचिंग क्वालिटी उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। बेसिकली इन्होंने एजुकेशन को एक प्रोडक्ट बना दिया है। खाली लुभाने के तरीके ढूंढते हैं कि कैसे पेरेंट्स को किन फैंसी टर्म्स के साथ लुभा सकते हैं। कोई बोलता है हमारा करिकुलम तो कैम्ब्रिज के द्वारा डिजाइंड है। अरे यार, छोटे बच्चे को ABCD पढ़नी होती है, उसके लिए आप 5 लाख रुपए ले रहे हो और उसमें बोल रहे हो कैम्ब्रिज ने बनाया। और कैम्ब्रिज ने कोई ABCD को उल्टा थोड़ी ना कर दिया है। या फिर आप लोग ABCD ना पढ़ा के DCBA पढ़ाने लगे हो, या फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स बढ़ गए हैं, या कुछ ऐसा अलग होने लगा है जो हम लोगों के टाइम पे नहीं था। और इससे ज़्यादा डिसहार्टनिंग क्या है, अगर आप अपने बच्चे को इन स्कूल में एडमिशन करा भी देते हो तो उसके बाद भी क्लास 1 या 2 आते आते बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ जाती है। आखिर क्या फ़ायदा है उन ऐसी क्लासरूम का अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है। रीज़न नंबर 3, आखिरकार एजुकेशन इतना महंगा क्यों हो गया है? क्योंकि आज के टाइम पे कोचिंग कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर सपोज करें कोई बच्चा नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कोटा में रहता है और वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए साल का देता है अपने कोचिंग सेंटर को। लेकिन साथ ही साथ उसको एडमिशन भी लेना होता है, किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये पर मंथ वो उस स्कूल में दे रहा होता है जहाँ उसे कभी जाना ही नहीं होता। इन कोचिंग सेंटर्स के टाई अप होते हैं स्कूल के साथ कि हाँ, आपके यहाँ एडमिशन होगा, आपकी पूरी फीस दी जाएगी, लेकिन आपके यहाँ बच्चा नहीं आएगा, बच्चे को हम पढ़ाएंगे। अब इसमें पिसता कौन है? पिसता है पेरेंट, क्योंकि उसको 2 जगह एडमिशन कराना है, 2 जगह फीस पे करनी है, लेकिन पढ़ाई एक जगह होगी। तो आजकल स्कूल खाली नाम के लिए हो गए हैं। कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ब्रीफली टचअप किया था कि इवन बड़ों को तो छोड़िए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1st, 2nd, 3rd क्लास के हैं वो स्कूल से आते हैं, उसके बाद उनके 2-2 घंटे कोचिंग में जाते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन भी है कि अगर आप इतनी महंगी फीस चार्ज कर रहे हैं देन वाई डू योर स्टूडेंट्स नीड दैट एक्स्ट्रा कोचिंग, वो भी क्लास 1st या 2nd से ही। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कुछ बच्चे UKG से ट्यूशन जाना शुरू कर देते हैं। अरे यार, कैट, माउस, डॉग के नाम लिखने में भी उनको कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हारा स्कूल किस काम का है? रीजन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डिमांड ओवर क्वालिटी सप्लाई। टॉप कॉलेजेस बहुत कम है, टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर किसी भी टाइप के जो कॉलेज हैं बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उससे नीचे कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट कॉलेज जो थोड़ा ठीक ठाक डिसेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इतने स्टूडेंट, इतनी हमारी पॉपुलेशन है तो उनको नंबर ऑफ कॉलेजेस चाहिए। अगर एक साल में 5 लाख लोग एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो मतलब उन 5 लाख लोगों का कुछ ना कुछ सपना होगा, उनको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए होगा। लेकिन हमारे टॉप इंस्टीट्यूट से IITs या फिर IIM या फिर उस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, एम्स वगैरह, उसमें अगर सिर्फ कुछ 1000 सीटें होंगी तो लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना होगा। और ऐसे में ये कॉलेजेस क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो मनमानी फीस इनसे लेते हैं। बेसिकली इंडिया में एजुकेशन एक सर्विस नहीं बचा है, इंडिया में एजुकेशन एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। अब ये पूरे सिनेरियो में पिस कौन रहा है? पिस रहा है मिडिल क्लास आदमी। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल कॉमन मिडिल क्लास आदमी जिससे आप बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। इसका नाम रखते हैं, सपोज इसका नाम रखते हैं हम रवि। तो रवि की एक छोटी सी नौकरी है, सिंपल, वो किसी बैंक में काम करता है, वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाता है। अब उसका एक बेटा है जो क्लास 2nd में पढ़ता है। बेटे की मंथली फीस है 15,000 रुपये, उसके साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन का 2,000 रुपये और साथ में एनुअल चार्जेस 20,000 रुपये। तो ऐसा करके अगर हम मोटा मोटा देखें तो लगभग 45% ऑफ हिज इनकम वो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने में जा रहे हैं। अब ऐसे में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि दूसरा बेबी करें कि ना करें। अब इसके 2 टाइप के इम्पैक्ट होने वाले हैं। पहला इम्पैक्ट, प्रेजेंट में ये फैमिली सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रही है। अगर आपका 45% सिर्फ एजुकेशन में जा रहा है, वो भी एक बच्चे के, इसके अलावा आपका घर का रेंट है, मान लेते हैं कि इनका घर का रेंट है 10,000 रुपये, तो ऑलरेडी 30,000 खत्म हो चुके हैं। उसके बाद कभी इमरजेंसी भी आती है, उनको अपने खाने के ऊपर भी खर्च करना होगा, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, गैस के ऊपर। तो बेसिकली ये लोग खाली हैंड टू माउथ सर्वाइव कर पा रहे हैं। इनके पास अपने फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सेविंग्स ही नहीं है। और दूसरा इम्पैक्ट होता है देश के ऊपर इन लॉन्ग टर्म। ये चीज़ पूरा यूरोप फेस कर रहा है, पूरा यूरोप फेस कर रहा है कि वहाँ लेबर शॉर्टेज हो रही है। और उस लेबर शॉर्टेज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 2 बर्थ रेट। अब हर कोई अगर 2 बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो पूरी कंट्री का रेट जो रहेगा वो रहेगा 1 पॉइंट समथिंग।
यानी कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। और जो आज के टाइम पे इंडिया की एक पावर है कि हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन है, हमारे पास काम करने वाला यूथ है, आने वाले टाइम में वो नहीं होगा। और जो चीज़ यूरोप को आज फेस करनी पड़ रही है वो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें भी फेस करनी पड़े। किसी भी कंट्री को लॉन्ग टर्म में अच्छा करने के लिए उनका बर्थ रेट अराउंड 2 के आसपास होना जरूरी है। उससे रहता है कि एटलीस्ट आपकी पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी। बट इफ योर बर्थ रेट इज गोइंग बिलो 2, दैट इज नॉट अ गुड साइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल क्लास के ऊपर और भी चीज़ें होती हैं। इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो कैसे? पेरेंट्स के ऊपर तो प्रेशर रहता है कि शायद हम अपने बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं कर पा रहे हैं, शायद हम उनको क्वालिटी एजुकेशन जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। वो लोग इस गिल्ट में जीते रहते हैं, और इस गिल्ट में जीते रहते हैं तो इसका उन्हें डिप्रेशन होता है, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, मेंटल फटीग होता है। और ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी होता है। बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर अपनी पूरी जवानी लगा दी है, उनके पेरेंट्स अपनी आधी से ज़्यादा इनकम उनके ऊपर लगा रहे हैं। ऐसे में अगर वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ना कर पाए या किसी एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? वो लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, एंड इन केस अगर कुछ हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं, सपोज कहीं भी 10th 12th या वट एवर इट इज़, ऐसे में फिर उनको सुसाइड का रास्ता दिखता है और वो लोग सुसाइड करने चले जाते हैं छोटी सी उम्र में, ज़िंदगी से हार के। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? वो पेरेंट्स, वो बच्चे, या फिर हमारा सिस्टम? अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और जिसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अगर हम दुनिया के डेवलप्ड देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ कंपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, उनको बाहर के गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करना बनता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। अगर हम ASER की 2023 वाली रिपोर्ट देखें तो वो हमें बताती है कि इंडिया में सिर्फ 12% स्कूल ऐसे हैं जहाँ यूजेबल कंप्यूटर है। आज के टाइम पे जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के पास एक ऐसा कंप्यूटर भी नहीं है जिस पे बच्चे कुछ ट्राई आउट कर सकें। मैक्सिमम स्कूल में टॉयलेट्स तक नहीं है। अभी हम एजुकेशन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक कंप्यूटर नहीं है, आपके टीचर्स आते नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार हो चुका है, बेसिक से बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है। और ऐसे में जब कोई बोलता है कि तुम्हें प्राइवेट स्कूल से इतनी दिक्कत है तो सरकारी में करा दो, भाई वो सरकारी में कैसे कराए? क्योंकि पेरेंट्स को ट्रस्ट ही नहीं है कि उसके बच्चे को वहाँ एजुकेशन मिलेगी। मिड डे मील मिलता है, उसमें छिपकली निकल जाती है, उस मिड डे मील को खा के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, बेसिक सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसी हालत हमारे गवर्नमेंट स्कूल की। हम फिर से बताएंगे कि हमने अभी तक पढ़ाई की बात ही नहीं की है कि एजुकेशन का लेवल क्या है। बच्चे 5th 6th 7th क्लास में आ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। आप ऐसा बेसिक सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करें और अपने बच्चे को वहाँ भेजें। पर इसका असली जिम्मेदार कौन? पेरेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आखिरकार कौन? हु डू यू थिंक? सोचिए, सोच के बताइए, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन? अगर हमसे पूछें तो हमें लगता है कि जिम्मेदारी सबकी है। हर किसी का अपना अपना अलग रोल है। एवरीवन हैज़ टू प्ले देयर ओन रोल। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि किसका क्या रोल है और कैसे इन सभी चारों की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स आज के टाइम पे क्या गलती कर रहे हैं? पेरेंट्स ब्रांडिंग के पीछे पड़ रहे हैं। वो ब्रांडिंग के पीछे रुपए खर्च कर रहे हैं कि हाँ इंटरनेशनल स्कूल, ये वो, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी वगैरह 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 वगैरह, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। क्वालिटी एजुकेशन की तो वो सोचते भी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ना चाहिए। कोई भी गूगल पे ये सर्च नहीं करता है कि सबसे राइट स्कूल उनके लिए कौन है। गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट स्कूल इन नोएडा, बेस्ट स्कूल इन बेंगलोर। खाली ब्रांडिंग के पीछे हैं, बेस्ट के पीछे हैं, राइट के पीछे नहीं है। दूसरा, स्कूलों की बात करें तो वो अपनी फीस हाइक को जस्टिफाई नहीं करते हैं। आखिर क्यों उन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी? आखिर क्यों अचानक से 10% या 20% का जंप आ गया? वट एक्स्ट्रा आर यू प्रोवाइडिंग? चलिए आप बात करते हैं सोल्यूशन और हमारी होप के बारे में। क्या हमारी उम्मीदें, क्या आशाएं और क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं? देखिए, पॉसिबल सब कुछ होता है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत होती है राइट एक्शन की। हर सिस्टम को बदलने का एक सटीक तरीका होता है। ऐसे ही ये क्राइसिस भी सॉल्व हो सकता है, बस ज़रूरत है एक पॉलिटिकल विल की और पब्लिक प्रेशर की। हमारे कुछ सजेशंस हैं, शायद वो इम्प्लीमेंट हो तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे ही 5 सजेशन के बारे में। हमारा सबसे पहला सजेशन है कि एक स्टेट वाइज अपर कैप लिमिट होनी चाहिए कि इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर सिटी में इससे ऊपर फीस आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक स्कूल्स को और बूस्ट मिलना चाहिए। हमें ग्राउंड लेवल पे पब्लिक स्कूल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ दें, उसके बाद आप अच्छे टीचर लाने की कोशिश करें और फिर चीज़ों को और अच्छे से रेगुलेट करें। पेरेंट्स शुड फील सेफ एंड सिक्योर टू सेंड देयर चाइल्ड टू गवर्नमेंट स्कूल। ऐसा नहीं कि उनका बच्चा वहाँ गया, मिड डे मील लिया और बीमार पड़ गया है। जब तक वहाँ के खाने में छिपकली मिलती रहेगी, कॉकरोच मिलते रहेंगे, पेरेंट्स कभी भी सेफ फील नहीं करेंगे। नंबर 3, हमें कोचिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस शुड नॉट बी मैंडेटरी, दिस शुड बी ऑप्शनल।
ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चा गया है और स्कूल में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, फिर उसको ज़बरदस्ती कोचिंग करनी पड़ रही है। इवन अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, शहरों की बात करें, तो स्कूल के टीचर खुद ही ट्यूशन्स पढ़ा रहे होते हैं। और ये चीज़ आप में से मैक्सिमम लोगों ने फेस की होगी कि वही स्कूल का टीचर है, वही शाम को कोचिंग पढ़ा रहा है। मेक श्योर करें कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में ही प्रोवाइड की जाए, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 4, हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने एडटेक के ऊपर और काम करें। हम और अफोर्डेबल और डिजिटल तरीके लेके आएँ जिससे हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और इसके ऊपर इंडिया में काफ़ी काम हो भी रहा है। देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म, सो मैनी स्टार्टअप जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम उनको और पुश करें, गवर्नमेंट उसको और पुश करे और लोग उसको और अप्रिशिएट करें। बट हाँ, उन स्टार्टअप्स को भी देखना है कैसे वो एक अफोर्डेबल तरीके में हर किसी के पास एजुकेशन भेज सके। ऐसा नहीं कि एडटेक के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो नॉर्मल कोचिंग या नॉर्मल स्कूल से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल प्राइसेस पे हैं। नो, दैट वुड वर्क। हमें एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए, अल्टरनेटिव सोल्यूशन चाहिए जहाँ बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले सके और उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और उनके पेरेंट्स की जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। एंड नंबर 5, पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनके अंदर भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि खाली ब्रांडिंग से काम नहीं होता है और इन लोगों की बातों में आके डरना नहीं होता है। बहुत बार स्कूल्स या फिर कॉलेजेस या ये इंस्टीट्यूट पेरेंट्स को डरा भी देते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भोले भाले होते हैं तो बहुत चीज़ों से डर जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स की अवेयरनेस और उनके एजुकेशन के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे माँ बाप हर रोज़ सपना देखते हैं कि उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके, उनके बच्चे वो लाइफ जी सकें जो शायद वो लोग अपने टाइम पे नहीं जी पाए, या फिर वो उनसे बेहतर कर सकें। हर पेरेंट का सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे आगे निकले, और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को राइट एजुकेशन मिले। एंड एजुकेशन इज़ अ राइट, नॉट अ लग्जरी। लेकिन हो उल्टा रहा है, इंडिया में एजुकेशन आज के टाइम पे लग्जरी बन चुका है, और अगर हम आज चुप रहे तो आने वाले टाइम में ये जो एजुकेशन माफिया चल रहे हैं, ये बच्चों से उनका बचपन छीन लेंगे, माँ बाप से उनके सपने छीन लेंगे, और स्टूडेंट से वो हक छीन लेंगे कि कोई भी आगे बढ़ सकता। ये वापस हमें उस दौर में ले जाएंगे जहाँ राजा का बेटा ही राजा होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। समय की मांग है कि जो योग्य हो वो राजा बने, ना कि राजा का बेटा राजा बने। सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों को एडमिशन कराने वाले हैं या फिर जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।